नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तालिबान ने अब कश्मीर को लेकर भी रुख साफ किया है। तालिबान टॉप नेता अनस हक्कानी ने CNN न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, हम कश्मीर मामले में किसी भी तरह की दखल नहीं देने वाले हैं। तालिबान नेता ने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में गलत सोचे। भारत ने हमारे दुश्मन की 20 साल से मदद की, लेकिन हम सब कुछ भुलाकर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हक्कानी ने कहा कि कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और हस्तक्षेप नीति के खिलाफ है। हम अपनी नीति के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये स्पष्ट है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिका की वापसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जिसके तहत तालिबान को अफगानिस्तान में एक स्टेट एक्टर के रूप में मान्यता मिल गई। यानी तालिबान को कुछ शर्तों के साथ अफगानिस्तान में कामकाज संभालने की मान्यता दे दी गई। बता दें, इस प्रस्ताव पर मुहर भारत की अध्यक्षता में लगाई गई है। प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा प्रायोजित था और भारत सहित 13 देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि वीटो पावर वाले चीन और रूस ने इस मामले से दूरी बनाई। भारत में इस्लामिक स्टेट खुरासान के खतरे और इस्लामी खिलाफत कायम करने के प्रति कुछ भारतीय युवाओं के रुझान से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे इससे समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान के ननगरहार में 25 ऐसे भारतीय युवकों का पता चला है जिन पर इस्लामिक स्टेट खुरासान से जुड़े होने का आरोप लगा है और तालिबान प्रशासन जिनकी तलाश कर रहा है। भारत इस पर चिंतित है और सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों ने इन 25 संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और दूसरे आधुनिक उपायों से इनका ठिकाना पता लगाने और उन पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और सहयोगी देशों के अफगानिस्तान से लौटने के बाद अफगानिस्तान में वो लोग दहशत में हैं जिन्होंने इनकी मदद की थी। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसे लोगों को तालिबान घर घर ढूंढ रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में जिन भी लोगों ने ब्रिटिश सरकार और सेना की मदद की थी वो स्थायी तौर पर ब्रिटेन में रह सकते हैं। इससे पहले तक 5 साल के ही रहने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पेट्रोल, डीजल और LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वे डिमोनेटाइजेशन करेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि वे मोनेटाइजेशन करेंगी। राहुल ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 2014 में 71.5 रुपये प्रति लीटर थी, वह आज 101 रुपये है। डीजल की कीमत 57 रुपये थी, आज 88 रुपये प्रति लीटर है। इस तरह पेट्रोल की कीमत 42% और डीजल की कीमत 55% बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 105 रुपये थी, जबकि आज ये 71 रुपये ही है और ये उस वक्त यानी UPA के समय में 32% ज़्यादा थी, लेकिन बावजूद इसके जनता को सब कुछ महंगा मिल रहा है। एक बार फिर रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। आज घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के LPG सिलेंडर का दाम 884 रुपये से अधिक हो गया और 19 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम 1693 रुपये हो गए हैं। बता दें, 1 जनवरी से 1 सितंबर के बीच घरेलू रसोई गैस के दाम 190 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह ऐलान करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी तक इस बात की अटकलें थीं कि आम आदमी पार्टी पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होकर चुनाव लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों बुरा हाल है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं और इलाज के लिए जहां तहां लोग भाग रहे हैं। इस इलाके में वायरल बुखार का कहर है तो डेंगू के लक्षण भी कई मरीजों में दिखाई दिए हैं। अकेले फिरोजाबाद में ही पिछले 10 दिनों में 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 45 बच्चे हैं। राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हटा दिया है। बुखार से प्रभावित बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों में प्लेटलेट्स तेजी से गिर रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी बुधवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुई। ईडी ने उन्हें समन किया था कि वे 1 सितंबर को जांच एजेंसी के नई दिल्ली स्थित दफ्तर में पेश हों। ईडी ने अभिषेक बनर्जी से 6 सितंबर को, जबकि उनके वकील संजय बसु से 3 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है।
ईडी ने सभी को कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा था। रुजिरा ने ईडी को भेजे जवाब में कहा है कि कोरोना के दौरान उनके लिए यह सुरक्षित नहीं होगा कि वे अपने 2 बच्चों के साथ अकेले दिल्ली आएं। रुजिरा ने ईडी से अनुरोध किया कि वह उनसे उनके कोलकाता स्थित आवास पर ही पूछताछ कर लें। राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका जवाब भी मांगा है। सीबीआई के निदेशक रह चुके राकेश अस्थाना को बीएसएफ के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्ति होने से 3 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि अस्थाना की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार वाले मामले में दिए गए फैसले को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच 8 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने मंगलवार को कहा कि भारत का संविधान और महिलाएं तब तक सुरक्षित रहेंगी जब तक कि देश में हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे। कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान रहेगा। जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे तब तक समान अवसर रहेंगे, लेकिन अगर एक बार हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो जो हाल अफगानिस्तान के साथ हुआ है वह यहाँ भी होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं उन्हें इस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। यूपी के गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं। ये FIR नरसिंहानंद द्वारा राजनीति में महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने और राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद दर्ज की गई हैं। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग घटनाओं को उनके संज्ञान में लाया गया जिसमें महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर ही FIR दर्ज हुई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।